लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अहम बैठक बुलाई थी और साथ ही इस बैठक में उपचुनाव गोला गंगटनाथ की सीट पर जो होने वाला है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही कोर कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और उप मुख्यमंत्री का काफिला इस समय उनके आवास से निकल रहा है। इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भी जो पार्टी के पदाधिकारी संगठन के लोग थे वो अब बैठक से निकल रहे थे। बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। दरअसल बैठक में ये तय होना था कि जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उसमें किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होगी, कैसे संगठन को और मजबूत बनाकर निकाय चुनाव में उतारना है। दूसरी तरफ जो गोला का उपचुनाव होना था उसमें किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, किस तरह से कैंपेनिंग करनी, तो तमाम जो मुद्दे थे उनको तय करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और वो बैठक अब खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निकाय चुनाव में भी वो मजबूती के साथ मैदान में उतरे। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई की और फिर मस्जिद कमेटी के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की अगली डेट तय कर दी है। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को भी निर्देश दिया है कि वो केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अगली सुनवाई पर कोर्ट को उपलब्ध करवाएं। हाईकोर्ट में इंतजामिया कमेटी ने जिला कोर्ट के वर्शिप एक्ट को लेकर 12 सितंबर को दिए गए फैसले के खिलाफ भी याचिका दी थी। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से खास बातचीत की। विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, सुनते हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में मसाजिद कमेटी की तरफ से 12 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है जो इस मामले में अधिवक्ता हैं और आज इस मामले में सुनवाई थी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आज इस मामले में सुनवाई थी, क्या हुआ कोर्ट? देखिए, आज जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं वो कोर्ट से कुछ समय मांग रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए, तो माननीय न्यायालय ने जिला जज वाराणसी को निर्देशित किया है कि जो उसका पूरा रिकॉर्ड है उसकी जेरोक्स कॉपी सर्टिफाई करके कोर्ट में सबमिट कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई परसों यानी 19 अक्टूबर को लगाई है 2 बजे के लिए। किस तरह का रिकॉर्ड मांग रहे थे? जो पूरा वाराणसी कोर्ट का रिकॉर्ड है, ट्रायल कोर्ट का जो पूरा रिकॉर्ड है उसकी जेरोक्स कॉपी जिला जज वाराणसी का जो कार्यालय है वो माननीय न्यायालय को यहाँ पे सबमिट करेगा और उसके बाद 2 बजे परसों उसकी सुनवाई होगी। इसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो क्या प्रेयर क्या से उनका कहना यह है कि जो 12 सितंबर 2022 का फैसला है माननीय जिला जज वाराणसी साहब का, वो फैसला गलत है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित है, वक्फ एक्ट से केस बाधित है और इसलिए इसमें कोई ट्रायल नहीं हो सकता है और इसलिए उस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, उस ऑर्डर को डिसमिस किया जाए और उनकी जो एप्लीकेशन है 711 की उसको अलाउ किया जाए। एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के विवादित बयान के बाद लोगों में गुस्सा है तो संभल पुलिस ने एफआईआर भी अब दर्ज की है। कहा जा रहा है कि शौकत की गिरफ्तारी तय है। शौकत अली फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हो गया है। उसके लखनऊ कार्यालय में ताला लगा है और लोग कुछ बोलने से बच रहे हैं। एआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को हम ढूंढ रहे हैं। वो शौकत जिन्होंने ऐसे जहरीले भाषण दिए, ऐसे भड़काऊ भाषण दिए कि संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। शौकत आखिर है कहां? वो क्यों दुपक गया, कहां भाग गया और आखिर जब मंच से वो भाषण जहरीला और भड़काऊ दे सकता है तो फिर वो छिप क्यों गया है? लोग उसको जानते तक नहीं है। वो यहां रहता जरूर रहा है लेकिन लोग उसके बारे में कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं और मना भी क्यों ना करे क्योंकि वो ऐसा जहर और ऐसा भड़काऊ बोली और भाषा का इस्तेमाल कर चुका है कि उसको लेकर के सबको यही लग रहा है कि अगर कुछ बोलेंगे तो निश्चित तौर पे मुश्किलों में फंसेंगे क्योंकि जो बयान उसने दिया है उसको लेकर के भारी रोष है, खासतौर पे साधु संत समाज में, हिंदुओं में, क्योंकि ये भाषा वो नहीं है या ये भाषा वो नहीं है जो राजनीति पे मंचों पर कही जाती हो जिससे अपनी पार्टी या उसके जनाधार को बढ़ाता हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। शौकत अली के इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का क्या कहना है, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शौकत अली की पार्टी की या तो कोई मिलीजुली कबड्डी हो रही है
जिससे वो सांप्रदायिक का विषमवन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, और या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल इतना खराब हो चुका है, इतनी कमजोर सरकार है कि उस एक आदमी के खिलाफ इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए आदरणीय योगी जी। जो लोग भी हिंदू मुसलमान करते हैं, चाहे कोई हो, चाहे इस तरफ के हो चाहे उस तरफ के हो, ये आपकी सरकार की इकबाल का मामला है। आपकी सरकार कहीं न कहीं कायरतापूर्ण प्रदर्शन कर रही है। ऐसे तत्वों को बाहर रखकर कठोरता से कार्रवाई कीजिए। शौकत अली के इस बयान पर साधु संत समाज नाराज है, जिसको लेकर अयोध्या के मुनिराज महाराज ने शौकत का सर काटे जाने तक का ऐलान कर दिया। देखिए, एमआईए का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, इसमें देश की माताओं का अपमान हुआ है, देश के समाज के सम्मानित पुरुषों का अपमान हुआ है। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए संत समाज बात करता है। प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से संत समाज अपेक्षा करता है तत्काल इन पर कार्रवाई करते हुए इस पार्टी पर बैन लगाना चाहिए। तो शौकत अली का बयान, एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ नाराजगी, लेकिन शौकत अली गायब है। अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम के तमाम बड़े नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तक ने अब तक कुछ नहीं कहा कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके दाहिने हाथ समझे जाने वाले शौकत अली ने इतना घोर अपमानजनक विवादित बयान जो दिया है, इतना जहर बोने की जो कोशिश की है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या पक्ष है, क्या वो कार्रवाई करेंगे, ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तमाम नेता चुप हैं। खुद ओवैसी ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया और शौकत अली गायब। शौकत अली के बयान पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो, बल्कि लोगों को जोड़ने की बात होनी चाहिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो सियासी लोग हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए नफरत भरे बयान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये समाज के लिए बेहतर नहीं है। और ऐसे बयानों को कि जो इस तरीके के बयान होते हैं, इस पे कैमरा ले ही नहीं जाने वाला है, क्योंकि इन बयानों से कुछ मुल्क का फायदा नहीं होने वाला है, सिवाय नुकसान के नफरत और बढ़ने वाली है। अब 3 बीवियां हैं, कौन नाजायज रखता है, कौन जायज रखता है, इसके लिए कौन इसको साबित करे और कौन इसकी डिटेल में जाएगा। मैं समझता हूं समाज को। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। मकान, दुकान के साथ अब थाने में भी पानी भर चुका है। ऐसे में पुलिस वाले थाना छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। देखिए, सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने कितना प्रलय मचा रखा है, इन तस्वीरों को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पीछे जो थाना है वो जोगिया कोतवाली का थाना है, और इस थाने में इस समय कोई भी नहीं है। पूरा थाना इस समय पानी से डूब चुका है, निचला तल पूरी तरह से डूब चुका है, और ऊपर कुछ लोग जो अभी 2 दिन पहले तक इस थाने में रुके हुए थे, उन्होंने भी अब थाना छोड़ दिया है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हम थाने की तरफ जाएंगे, ये पूरा एक आदमी डूब सकता है, इतना पानी है इस थाने के अंदर। लगभग 8 फीट से ऊपर पानी इस थाने के अंदर बह रहा है। और ये जो पूरा इलाका है, जोगिया उदयपुर की बात करें, बांसी की बात करें, या फिर शोहरतगढ़ विधानसभा के तमाम गांवों की बात करें, लगभग 200 से अधिक गांव इसमें पूरी तरह से मैरून हो चुके हैं। इन गांवों तक लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है। नाव तो कुछ जगहों पे चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तबाही मची है, ये नाव भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर कोई परेशान है इस बाढ़ प्रभावित इलाके में, और तबाही लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो पानी है वो एक जगह तबाही मचाकर दूसरी जगह निकल रहा है, और स्थिति पूरे जिले की भयावह हुई है। तमाम रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। रास्तों पर जो 4 लेन रास्ते हैं वहां पे कमर तक पानी बह रहा है, और यही कारण है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तबाही का जो कारण है, जो तटबंध यहाँ टूटे हैं 3 जगह, उससे सारा पानी अब ये जोगिया क्षेत्र में आ रहा, बूढ़ी राप्ती और राप्ती का पानी, जिसकी वजह से स्थिति काफी भयावह हो गई है। इस समय लगभग 400 गांव बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें 400 गांव में से 200 गांव लगभग मैरून हो चुके हैं, जो जहां से संपर्क लोग टूट चुका है। प्रशासन यहाँ पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। इसकी स्थिति ये देखा जाए कि गांव पे लोगों की तरह नावें नहीं है,
और लोग किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। परेशानी ही परेशानी है सबके सामने। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिद्धार्थनगर में जल प्रलय भी समझ लीजिए आ गया है। स्थिति काफी बदहाल है, लोग बेबस हैं, लाचार हैं। तबाही का आलम पूरे सिद्धार्थनगर के जितने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, सिद्धार्थनगर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बस्ती पहुंचे, जहां